मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, इसलिए मुझे किसी ने बंगाल में नौकरी करने का सुझाव दिया। मैं वहां नौकरी के लिए चला गया। बंगाल में आकर मेरी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। मुझे वहां आए हुए 6 महीने ही हुए थे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश नहीं की थी। ना ही मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा और ना ही कभी नौकरी करने की कोशिश की थी। लेकिन जब यहाँ कुछ दिन बीत गए तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया। एक बंगाली लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था। वह उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, जवान और खूबसूरत थी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। मैं जहां नौकरी करता था वहीं वह भी नौकरी करती थी। मैं बंगाल की एक फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था और वह भी वहीं काम करती थी। जब उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है और मुझे पसंद करती है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिजनौर के छोटे से गांव से निकलकर मामूली नौकरी करते हुए एक बंगाली लड़की का पति बन जाऊंगा। यह सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मैं 35 साल का और वह 20 साल की थी। उसके साथ शादी करने पर मैं बहुत खुश था। मेरे लिए यह बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि मुझ जैसे 35 साल के लड़के को एक 20 साल की खूबसूरत लड़की मिल रही थी, जबकि हम दोनों की उम्र में 15 साल का फासला था। आखिर उसने मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी देखी जो मुझे पसंद कर लिया था। मेरे लिए यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि मुझे गांव में कोई रिश्ता नहीं दे रहा था। लोगों का कहना था कि आशीष बहुत बिजी हो गया है, उसके पास न तो समय है नहीं इतना पैसा कि हम उसे अपनी बेटी दे सकें। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में इतनी कम उम्र की लड़की मिलना बहुत बड़ी बात थी। वह इतनी हसीन थी कि मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था। जब मैंने अपने माता पिता को यह बात बताई तो वे पहले तो खुश हो गए, मगर फिर मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कॉल पर अपनी मां से पूछा कि क्या हुआ है। मामा ने कहा, आशीष बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि वह बंगाली लड़की तुम्हें हमारे पास आने देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम बंगाल के ही होकर रह जाओगे। मां की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह कह रही थीं कि मुझे इतनी कम उम्र की लड़की मिल रही है, जो यकीनन गांव की लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत होगी। वह मेरा ख्याल भी रखेगी, क्योंकि उससे उम्र में बड़ा हूं और उसने मुझे अपनी मर्जी से पसंद किया है। लेकिन मां को यह डर था कि मैं उन्हें भूल जाऊंगा। आखिरकार माता पिता की किस्मत में मायूसी ही बचती है। मां की बातों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। कॉल बंद करते समय मां की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मां ने सही कहा था। जब मैं बबीता से शादी कर रहा था तो मुझे बाकी लोगों को भूलना ही पड़ता। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि रोजगार इंसान को इस तरह परेशान कर देता है कि उसे अपने अपनों को भी छोड़ना पड़ता है। मुझे लड़कियों का दर्द महसूस हुआ जो अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है और फिर उन्हें वापस अपने घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत होती है। मैंने अपनी होने वाली बंगाली पत्नी बबीता से यह बात कही तो वह मेरे गले लग गई और कहने लगी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मुझे एहसास नहीं है कि तुम किस परिवार से ताल्लुक रखते हो और मैं भी कौन सा अलग हूँ? मेरे भी परिवार का यही उसूल है जो तुम्हारे परिवार का है। मुझे खुशी है कि तुम इतने जज्बाती हो रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम भविष्य में मुझसे बेपनाह मोहब्बत करोगे। तुम मुझसे इतना प्यार करोगे कि मैं सारी जिंदगी खुश रहूंगी। जो लड़का अपने माता पिता की इज्जत करता है वही असली मर्द होता है, जो अपनी पत्नी को भी वह मोहब्बत दे सकता है जो उसे चाहिए। मेरी पत्नी की इस नरम दिली को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे माता पिता के पास जाने की इजाजत दे रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद यहीं पर रहना चाहती हो। तो वह कहने लगी, अरे मेरे बेवकूफ पति, मैं तुमसे कहना चाह रही हूं कि तुम अपने माता पिता को यहाँ बंगाल बुला लो। वैसे भी वे घर पर रहकर क्या करेंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अब वे वहां अकेले रह गए हैं। तुम चाहो तो उन्हें यहाँ पर बुला सकते हो। तुम ही कहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं और ना ही उनका व्यवहार तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा है, तो वहां पर अकेले रहकर तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे? तुम उन्हें यहाँ पर बुला लो और हम उनकी मौजूदगी में यहाँ पर शादी कर लेंगे। बबीता की बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं। मैंने अपने पेरेंट्स को यह गुड न्यूज सुना दी। मेरे पेरेंट्स के आने जाने का सारा खर्चा बबीता ने उठाया।
उसके पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि वह मुझसे पहले से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। वह 18 साल की उम्र से ही इस फैक्ट्री में काम कर रही थी और मुझे तो वहां आए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, इसलिए मेरी सैलरी उससे कम थी। शायद बबीता को ऐसा मर्द चाहिए था जो उसके साथ चलता हुआ अच्छा लगे। मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन मेरी हाइट और हेल्थ कम थीं, इसलिए मैं भी कम उम्र का ही लगता था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि कम उम्र का लड़का ही लगता था। गांव के लोग अपनी बेटियों को मुझे नहीं देना चाहते थे। अब मेरे पास एक ऐसी लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी और मुझ पर जान छिड़कती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को 1 हफ्ते के अंदर ही बंगाल बुला लिया। यह सब देखकर हमारे रिश्तेदार भी हैरान रह गए कि आशीष की किस्मत जाग गई है। उसने बंगाली लड़की से शादी कर अपने माता पिता को भी वहीं पर बुला लिया। मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए और उनकी मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। शादी वाले दिन मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ हकीकत में हो रहा है या कोई सपना। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वह मुझसे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहती है। रात के 2 बज रहे थे और वह मेरे सामने बैठी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम परी मेरे सामने बैठी हुई है। मैं भी बहुत स्मार्ट लग रहा था और महंगे कपड़े पहने हुए था, लेकिन मैं अनपढ़ ही था। मेरे अनपढ़ होने का सबूत यह था कि मैंने अपनी पत्नी के लिए जो गिफ्ट लिया था, उसे मैंने सिर्फ एक छोटी सी थैली में रख लिया था। ना उसे बॉक्स में रखा और ना ही उसे पैक करवाया, जबकि मेरे पास एक थैली में अलग से पैसे भी पड़े हुए थे, जो मैं आज सुबह ही लेकर आया था। यह भूल गया था कि मेरी पत्नी को चॉकलेट पसंद है। उसे चॉकलेट और टेडी बेयर से प्यार है, जबकि मैं उसके लिए पैसे लेकर आया था। और मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल सेट भी उसके लिए ले लिया था। वैसे भी हम जैसे लोगों की फितरत कहीं भी जाकर नहीं बदलती। मैंने भी बिना सोचे पैसे अपने पास इसलिए रखे थे कि वह जो चाहेगी अपने लिए ले आएगी। यह भूल गया था कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं। मेरी पत्नी के हाथ में पहले से ही एक छोटा सा बॉक्स मौजूद था। शायद वह भी मुझे कोई गिफ्ट देना चाहती थी। जब मैंने उसके हाथ में वह गिफ्ट देखा तो अपने पैसे देने का इरादा बदल लिया। सोचा कि उसे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन वह मेरे हाथों में थैली देख चुकी थी, जिसमें से एक में ज्वेलरी सेट था और दूसरे में पैसे थे। उसने मुझसे पूछा, आशीष इसमें क्या है? तो मैंने उसे बता दिया कि यह मैं तुम्हें देने वाला था। मैंने ज्वेलरी सेट तो उसे दे दिया। उसे पसंद आया, लेकिन दूसरी वाली थैली के बारे में मैंने कहा कि इसे तुम कहीं रख दो, यह मेरा रोज का जेब खर्च है। बबीता कहने लगी, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हो। वह ज्वेलरी सेट भी मामूली सा ही था। उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन वह उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई थी। मैंने उससे कहा, माफ करना बबीता, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से शायद सब कुछ भूल गया था कि मुझे तुम्हें कोई स्पेशल सरप्राइज देना है। लेकिन मैं तुम्हें कल इससे भी अच्छा गिफ्ट कर दूंगा, जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने चिकनी चिकनी बातों में उसे मना लिया और उसकी नाराजगी भी दूर हो गई थी। वह सब कुछ भूलकर मेरे गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। मैंने गद्दे के नीचे हाथ बहाया और उससे कहा कि मैं यह सारे पैसे गद्दे के नीचे रख रहा हूँ। तब उसका चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं चाहती थी कि मैं गद्दे के नीचे सामान रखूं। वह शायद मुझे अपने पास नहीं आने देगी। इस शादी का कोई मकसद होगा जैसे उसने शादी की, वरना मेरे बहाने पर वह मुझे इतनी अजीब नजरों से नहीं देखती। मेरे दिल में हजारों सवाल आ रहे थे। बबीता कहने लगी, यह तुम क्या कर रहे हो? गद्दे के नीचे क्यों रख रहे हो? उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। मैंने कहा, तो फिर कहाँ रखूं? तो वह कहने लगी, लव में, अपनी अलमारी में रख देती हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपनी अलमारी खोलकर उसमें रख दिया। मैं कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सच पूछो तो मुझे याद ही नहीं कि मैं कब सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी और कहने लगी, जल्दी उठो आशीष, बहुत देर हो रही है और हमें फैक्ट्री भी जाना है। सब लोग हमारा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि मैंने उनके बेटे को कौन से छीन लिया। तो चलो जल्दी उठा, पहले ही बहुत देर हो गई है। उसने यह कहकर गद्दे के चारों तरफ के कोनों को अच्छी तरह दबा दिया। मैं वॉशरूम में चला गया। मुझे अपनी पत्नी बबीता का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं वॉशरूम से वापस आया तो वह बेड पर ही बैठी हुई थी।
जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह चौंक कर बेड पर लंबी लंबी लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे पूछा, बबीता, क्या है इन गद्दों के नीचे? तो बबीता कहने लगी, गद्दों के नीचे तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं गद्दे के नीचे कोई गलत चीज क्यों रखूंगी, या फिर मेरे पास कोई खजाना है जो मैं गद्दे के नीचे दबाकर रखूंगी? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और तैयार होने लगा तो अचानक वह खड़ी हो गई और जल्दी से गद्दे के नीचे से कुछ निकाला और उसे अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। अब मुझे शक होने लगा कि अगर बबीता मुझसे कुछ नहीं छुपा रही है तो फिर उसने अलमारी में क्या रखा है और ताला क्यों लगाया है? यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। हम लोग एक साथ घर से निकल गए और फैक्ट्री में जाकर काम करने में बिजी हो गए। रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला। दिन भर हमने अपनी फैक्ट्री में काम किया था और फिर रात के 8 बजे हम लोग अपने पेरेंट्स के पास गए थे। वह भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए थे। मेरी पत्नी ने अपने किसी जानने वाले से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था जिसमें मेरे माता पिता ठहरे हुए थे, क्योंकि वह हमारे साथ उस घर में नहीं रह सकते थे। जिस घर में हम रहते थे वह मेरी पत्नी का घर था और वह भी बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक कमरा और छोटा सा गन था। अगले दिन मैं किसी काम से घर से बाहर निकला तो रास्ते में मुझे मेरा बिजनौर में रहने वाला एक दोस्त मिल गया था। बंगाल में किसी काम से आया हुआ था। मैं जब उससे मिला तो मैंने उससे उसके हाल पूछे और वह भी मुझसे बातचीत करने लगा। उसने शादी के बारे में पूछा। हम दोनों बैठकर एक चाय की दुकान पर बात करने लगे। वह मुझसे अजीबोगरीब बातें पूछने लगा और शादी वाली रात के बारे में मजाक और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि मैं ऐसी बातें हंसी मजाक के लिए नहीं करना चाहता। मैं और मेरी पत्नी दो शरीर एक आत्मा है, तो हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वह कहने लगा, तुम तो बड़े ही बदल गए हो। यह बंगाल की लड़की है, होशियार रहना। उसकी बात सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? किस चीज से होशियार रहूं? उसने कहा, बस ऐसे ही बता रहा हूं। किसी भी चीज से होशियार रहना। उसकी बात सुनकर मैंने गद्दे वाली बात अपने दोस्त को बता दी, क्योंकि मुझे यह बात उसे बताने में कोई शर्म नहीं थी। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त अचानक ही उछल पड़ा और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी पत्नी जरूर गद्दे के नीचे कुछ रखती होगी और फिर गद्दे को भी तुम्हें हटाने से मना करती होगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, हाँ, ऐसा ही करती है। तुम ठीक कह रहे हो, शायद यह मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो मेरा दोस्त कहने लगा, चलो तुम इससे पहले अपनी पत्नी पर शक करो 2-3 दिन और तुम इस बात की सच्चाई का पता लगा लो कि वह रात को ऐसा ही करती है या फिर तुम्हें ऐसा ही लगता है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं किसी दिन गद्दा ही उठाकर देख लूंगा कि आखिर वह उसके नीचे क्या रखती है, और वह रात को भी सोने से पहले बड़ी अजीब सी हरकतें करती है। मैंने अपने दोस्त को बताया। उसने कहा, ठीक है, तुम 2-3 दिन उसको आजमा कर देखो, उसके बाद तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। रात हुई तो मुझे किसी और चीज से ज्यादा बबीता के बिहेवियर में रुचि थी कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है। फिर वही हुआ। रात हुई तो बबीता का बिहेवियर अजीब सा हो गया। बाकी सारी बातें तो वह मेरी मानती थी, किसी चीज पर उसे कोई एतराज नहीं था, लेकिन गद्दे के साथ वही राज रख रही थी। गद्दा तो वैसे चादर से दबा रही थी जैसे उसके नीचे कोई खजाना हो, और वह अपनी साइड की तरफ वाले गद्दे के साथ ही ऐसा करती थी। मुझसे कहने लगी, आशीष, इधर होकर लेटो। यह क्या कर रहे हो? उसने मुझे अपनी जगह से हटा दिया और कहने लगी, मैं देख रही हूं कि तुम मेरी जगह पर लेटने की कोशिश कर रहे हो, बहाने से गद्दे के नीचे देखना चाहते हो। प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मुझे तुमसे ज्यादा घर की साफ सफाई का ध्यान रहता है। मेरी साइड का बिस्तर बिल्कुल ठीक था। वह मेरे पास आकर लेट गई और मेरे बाजू पर अपना सिर रख लिया। मैं मजबूर था। शुरू में कोई भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि हर बात कह सके। मैं भी खामोश हो गया और वह मेरे बाजू पर सिर रखकर सो गई और मैं भी सो गया। सुबह उठने पर मुझे याद आया कि कल रात क्या हुआ था। मेरी पत्नी ने किस तरह से सामान गद्दे के नीचे से निकाला और अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि वह जरूर गद्दे के नीचे कुछ रखती है और मुझसे छुपाती है। अगले दिन मैंने अपने दोस्त करण को फैक्ट्री के बाहर बुलाया और उसे यह बात बता दी। करण ने कहा, तुम्हारी पत्नी का कोई न कोई मकसद होगा। अब तो तुम्हें उसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है और क्यों रखती है। करण की बातें मुझे डरा रही थीं। उसने कहा, सोचो तो सही,
एक लड़की जिसके पास सब कुछ है, वह तुमसे क्यों शादी कर रही है? कहीं वह कुछ और तो नहीं करने जा रही? करण की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह क्या करेगी? करण ने कहा, मैं तुम्हें बेवजह के शक में नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम्हें खुद भी अजीब लगता है कि वह गद्दे के नीचे कुछ रखती है। अब यह तुम्हें पता लगाना होगा कि वह क्या रखती है और क्यों रखती है। करण की बातें सुनकर मैंने सोचा कि अब मैं घर जाकर गद्दे को उठाकर देखूंगा कि वह उसके नीचे क्या रखती है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी वहीं खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे दोस्त को भी अंदाजा हो गया था कि मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। उसने कहा, तुम अब जाकर गद्दा हटाकर देखना और कहना कि मुझे बस यही जानना था कि गद्दे के नीचे क्या है। मेरे दोस्त की बात सही थी। अब मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। शादी तो उसने मुझसे अपनी मर्जी से की थी। अब उसे मुझसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। शाम को जब हम घर आए तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन हैरान जरूर हूँ। तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो? उसने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपने अपने दोस्त से जो भी कहा उसे मैंने सुना। मैंने कहा, हाँ, तुमने सही सुना है। इसमें बुरा क्या है? मुझे खुद बता दो कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। मेरी पत्नी हंसकर कहने लगी, अरे, तुम्हें किसने कहा कि तुम गद्दे के नीचे ना देखो? मैं बेवजह ही तुमसे छुपा रही थी क्योंकि मुझे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता। तुम खुद देख लो कि गद्दे के नीचे क्या है। उसने गद्दे को उठाया और जमीन पर रख दिया। गद्दे के नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, हाँ, मगर तुम रात को जरूर कुछ रखती हो। वह कहने लगी, आशीष, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर गद्दे के नीचे कुछ रखूंगी तो तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? अगली बार जब मैं रखूंगी तो तुम खुद ही देख लेना और उसी समय मुझसे पूछ लेना कि मैं क्या रखती हूँ और क्यों रखती हूँ। मैंने कहा, चलो, अच्छा है। उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। कुछ दिन बाद हमारी शादी का 1 महीना पूरा हो गया। मुझे कमरे में आते ही नींद आ जाती थी और सुबह उठने पर याद भी नहीं रहता था कि रात कैसे गुजरी। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मुझे पता लगाना था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे रही होगी या मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे मुझे नींद आ जाती है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैं सारा दिन सावधान रहता कि अपनी पत्नी के हाथ से कुछ भी न खाऊं, न पीऊं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बाजार से खाना लेकर आया और हम दोनों ने वही खाना खाया। उस दिन भी जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे आते ही नींद आने लगी। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उस दिन मेरी सुबह 6 बजे ही आँख खुल गई। सुबह जब मैं उठता था तो मुझे अच्छा महसूस होता था। फिर रात की किसी भी बात के बारे में सोच ही नहीं पाता था। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देता और मेरी पत्नी भी ऐसी ही थी। वह मेरे साथ फैक्ट्री जाती और अपने काम में दिन भर बिजी रहती। रात को घर आते ही वह हम दोनों के लिए खाना बनाती। मैं भी कभी कभी उसके काम में हाथ बंटा देता। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से पूछने पर मजबूर हो गया। मैंने उसे बहुत प्यार से पूछा, मेरी जान, मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्या जादू करती हो कि मैं कमरे में आते ही सो जाता हूँ, और गद्दे वाली बात तो मैं भूल ही गया हूँ। तुम गद्दे के नीचे क्या रखती थी? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर कोई जादू किया है तो यह गलत है। मैं जादू जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती। हाँ, पर एक जादू मैंने तुम पर जरूर किया है। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या? उसने कहा, देखो, तुम दूसरे शहर के लोगों को गलत आदतें होती है। रात को देर से घर लौटते हैं, लेकिन हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोग जल्दी घर लौटते हैं और परिवार के साथ रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी गलत आदतें अपनाओ। उसने कहा, जब हम फैक्ट्री से आते थे तो तुम खाना खाने के बाद बाहर चले जाते थे और मैं घर में अकेली रह जाती थी। मुझे यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे लड़ाई करूंगी तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बदलने का यह तरीका अपनाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, इसलिए मैंने यह सब किया। मैं चाहती थी कि तुम रात को जल्दी घर आओ और जल्दी सो जाओ। इस शहर में क्राइम बहुत है।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति भी किसी गलत काम में पड़ जाए। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि हम दोनों की जिंदगी में आसानी हो। देखो, छोटी मोटी बात पर शक मत किया करो। अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती, लेकिन तुमने सबसे पहले यह बात अपने दोस्त को बताई और फिर मुझसे सवाल किया। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। सच में, हम कभी कभी छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं और हमारे रिश्ते की खूबसूरती को छुपा लेते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी पर शक हो तो उससे बात करें और सब कुछ साफ कर लें। छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।